Next, which two of the following are characteristics of a public limited company but not a cooperative? सना cooperative क्या होती है? D. Shares can be bought and sold through personal transactions of the members. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ओके, ये तुक्का मारा डी का. ओके, अच्छा ही तुक्का लग. ओके, ये इंटरेस्टिंग है. ए क्यों नहीं हो सकता? All members are invited to attend the AGM and participate in decisions at the meeting. ये क्यों नहीं हो सकता ए कोऑपरेटिव में? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ज़रूरी नहीं होता. सारे मेंबर्स को आप बुलाते हो तो फिर ऑप्शन ए होना चाहिए था. हम तो दोनों में होता है ना. ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी होता है, तो ए तो फिर होना चाहिए. हाँ जी, तो ठीक है, आप कह रही हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तमाम मेंबर्स को बुलाया जाता है ताकि वो वोट कर सकें. ओके, बेसिकली क्या होता है, बिल्कुल ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी हम मेंबर्स कह सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है. बट द पॉइंट इज़ कि जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की, तो उसमें जो इनके मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, मेजर या बड़े मेंबर्स होते हैं, उन्हीं को इनवाइट किया जाता है एजीएम में. क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं $100 के एप्पल के शेयर्स बाय कर लूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं भी 0.0001% ऑनर बन जाऊंगा. बट इट डजेंट मीन दैट आई विल गेट एन इन्विटेशन टू अटेंड द एजीएम ऑफ एप्पल, क्योंकि मैं बहुत छोटा शेयर होल्डर उनका. तो जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं वो ही एजीएम में आते हैं. बट कोऑपरेटिव में सारे के सारे मेंबर्स आते हैं और वो वोट कर सकते हैं. एंड जी, और ऑप्शन डी जो है, शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड थ्रू पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द मेंबर, ये क्यों ठीक है सना? पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स इशू करती है ना जनरल पब्लिक को. ये करेक्ट तो होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए जो फ्रेंड एंड फैमिलीज को पर्सनल ट्रांजैक्शंस के थ्रू शेयर्स इशू करते हैं, फ्रेंड एंड फैमिली या नॉन पीपल को. पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो रजिस्टर हो रही है स्टॉक एक्सचेंज पे, वो तो पब्लिक ट्रांजैक्शन कर रही है, वो प्राइवेट ट्रांजैक्शन या पर्सनल ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रही, वो तो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स इशू कर रही है. तो पब्लिक ट्रांजैक्शन होगी, ओपन ट्रांजैक्शन होगी सबके लिए. तो पर्सनल ट्रांजैक्शंस तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में होती हैं, पब्लिक लिमिटेड के लिए कैसे ठीक हो गया? ओके, बेसिकली क्या होता है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना होता है और जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करते हैं थ्रू पब्लिक ट्रांजैक्शंस, ओपन ट्रांजैक्शन करते हैं. बट ये उनके लिए एक ऑप्शन होती है, ये उनके लिए कोई मजबूरी नहीं होती कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पे ही के थ्रू ही जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं. अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और उसका दिल है कि वो किसी बैंक को अपने शेयर इशू कर दे, किसी और मेजर शेयर होल्डर को इशू कर दे, किसी बहुत अमीर अरब इन्वेस्टर को इशू कर दे, तो वो कर सकते हैं इशू, उनके पास राइट होता है. सो बेसिकली ये ऑप्शन है हमेशा पब्लिक लिमिटेड की कंपनी के पास कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, हमेशा होती तो है लिस्टेड. अब उसकी मर्जी है कि वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू करे, या वो फ्रेंड्स एंड फैमिली को करे, या वो किसी बड़े इन्वेस्टर को करे, किसी बड़े बैंक को करे, वो कर सकती है. सो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जनरल पब्लिक को भी शेयर्स इशू कर सकते हैं और थ्रू प्राइवेट ट्रांजैक्शंस या प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी कर सकते हैं. इनको प्लेसमेंट्स कहा जाता है. वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारा शेयर है, 100 शेयर है, 50 जो है जनरल पब्लिक को इशू कर देंगे और 50 जो है वो 5 बड़े बैंक्स के बीच में डिवाइड कर देंगे. जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड एंड फैमिली को इशू कर सकते हैं, वो जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकते. बट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बड़ी कंपनीज होती हैं, ये जनरल पब्लिक को भी इशू कर सकते हैं और ये फ्रेंड एंड फैमिली को भी इशू कर सकते हैं. नेक्स्ट है, अ कंपनी हैज एडवर्टाइज फॉर स्टाफ हु मस्ट बी एटलीस्ट 1.88 meters tall, okay, and have been in continuous full-time employment for at least 5 years. Which of the following is the legal term for this practice? Direct discrimination, implied discrimination, indirect discrimination, or victimization? जी एल्सा, वेरी गुड. और ये जो 1.88 मीटर्स है, ये कितने फीट बनता है, किसी को पता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 6 फुट से तो ज़्यादा ही बनता है. हाँ, इतने में तो आदमी भी नहीं होते, तो ऑब्वियसली वुमेन विल बी शॉर्टर देन मैन. सो ये क्या है, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है. वेरी गुड. क्यों इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है? क्योंकि ये 1.88 मीटर्स की जो हाइट है, या ये एक ऐसी कंडीशन रख दी गई है, जैसे एल्सा ने कहा कि बिल्कुल वुमेन आर शॉर्टर देन मैन, तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये पॉलिसी तो बना दी गई है, इट सीम फेयर,
बट ये एक्चुअली में फेयर नहीं है बेसिकली। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका 50 साल का एक्सपीरियंस होगा लेकिन उनकी हाइट कम होगी, तो वो तो फिर सेलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो ये 5 ईयर वाला जो है ये तो ठीक है, इसमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये उसके एक्सपीरियंस को शो करता है। बट ये जो कितना टॉल होना चाहिए एम्प्लॉय, पोटेंशियल एम्प्लॉय 1.88 मीटर्स, ये 6.2 है। अच्छा, अक्सर कंपनीज में जब रिक्रूटमेंट करते हैं ना तो ऐसी पॉलिसीज बना भी देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनके माइंड में बंदा होता है कि वो 6.2 का बंदा है, हमने उसको हायर करना है, तो पॉलिसी ही ऐसी बनाते हैं कि सिर्फ वही हायर हो पाए। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। इम्प्लाइड डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है सना? बिल्कुल, हमने कहीं भी नहीं पढ़ी हुई। यस, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है तो याद कैसे आएगा सना? ओके, सो इम्प्लाइड डिस्क्रिमिनेशन हमने कभी नहीं पढ़ी हुई। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनडायरेक्ट एंड विक्टिमाइजेशन, ये तीन हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लॉकचेन इज नॉट करेक्ट? जी सारा, ब्लॉकचेन नहीं पढ़ा था न्यू टेक्नोलॉजीज में? ये किस चैप्टर में था? चैप्टर जरा देख लेते हैं, ये होगा आई थिंक चैप्टर 10 में था शायद। ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स अ ग्रेटर नीड फॉर द ऑडिटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये ठीक नहीं है। ओके, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्लॉकचेन बेसिकली क्या होता है ये सना बताएगी हमें। ओके, बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि बहुत सारे नोड्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पब्लिक लेजर होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली क्या करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन में अपना डेटा स्टोर करना होता है तो एक कंप्यूटर लेते हैं, उसको अपने बड़ा सा कंप्यूटर विद सो मच डेटा स्टोरेज, और उसको अपने ऑफिस में रख देते हैं और सारा डेटा अपना उसमें रिकॉर्ड करते हैं। उस कंप्यूटर को हम सर्वर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये सर्वर अप्रोच है। ब्लॉकचेन क्या करता है? ब्लॉकचेन ये करता है कि आपने जो डेटा रिकॉर्ड करना है वो अपने घर के कंप्यूटर पे या अपने ऑफिस के कंप्यूटर में आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। बहुत सारे पब्लिक लेजर होते हैं, वहां पे आप इनको रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। अब जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं पब्लिक लेजर में, तो वो एट ए टाइम 6-7 डिफरेंट कंप्यूटर्स में, जो कि डिफरेंट लोकेशंस में दुनिया में पड़े होते हैं, वहां पे रैंडमली जाके रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब किसी ने अगर हैक करना हो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर, तो उससे पता है कि सर्वर कहाँ पड़ा है और यहाँ पे आके उसको हैक करना है। ब्लॉकचेन का फायदा ये है कि हैकर उसको अगर हैक करना चाहेगा तो उसे ये पता है कि 7 कंप्यूटर्स हैं। कौन से 7 कंप्यूटर्स हैं आउट ऑफ मिलियन कंप्यूटर्स, वो कहाँ पड़े हैं दुनिया में, उसको कोई आइडिया नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल बेसिकली ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन के बारे में क्या सही नहीं है? ब्लॉकचेन जब आप यूज़ करते हो तो उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी ऑडिटिंग की ज़रूरत आपको नहीं रहती, क्योंकि उनमें एरर कम होते हैं, उनमें मिस्टेक्स या एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लॉलेस होते हैं, उनमें एरर्स होते ही नहीं है। तो जिस चीज़ में एरर होंगे नहीं रिकॉर्ड करते हुए, तो उसको ऑडिट करने की ज़रूरत कम से कम होगी। सो ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन रिक्वायर अ ग्रेटर नीड फॉर ऑडिटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन? नो, मिनिमम नीड होगी उन ट्रांजैक्शन को ऑडिट करने की। तो ये सी जो है ये गलत है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हैंडी 4 कल्चरल स्टीरियोटाइप्स। अच्छा, ये आप लोगों ने को मैंने काफ़ी बताया था कि देखो जब भी वो मॉडल का पूछ रहा है वो ऑथर का नाम भी बता रहा है, मॉडल का नाम भी बता रहा है। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हैंडीज 4 कल्चरल स्टीरियोटाइप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द अबव टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? पर्सन, पावर, टास्क एंड रोल, वो जो एथना वाले वो जो थे उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ओके, इन हायर एजुकेशन टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन an academic faculty is organized into courses and departments where teaching staff report both to the course program manager and to subject specialist। तो subject specialist भी हैं और course program managers भी हैं, और जो teaching staff है वो दोनों को report कर रहा है। It's a kind of matrix structure depending on which course they teach and upon their particular subject specialism। अब वो जोन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड उसके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या प्रोग्राम मैनेजर को वो लोग रिपोर्ट करते हैं। तो एक्टिविटी बेस पे रिपोर्टिंग है बेसिकली। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हैंडी 4 कल्चरल स्टीरियोटाइप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द अबव टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? वेरी गुड। पावर तो बिल्कुल नहीं है, एलिमिनेशन टेक्निक सबसे बेस्ट है इस क्वेश्चन में, कि पावर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पावर होता तो मतलब ये कि जो यूनिवर्सिटी का डीन है सारे टीचर्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जो प्रिंसिपल होता है या जो डीन होता है यूनिवर्सिटी का, वो पावर स्ट्रक्चर होता है। फिर
पर्सन भी नहीं है, क्योंकि पर्सन का मतलब ये है कि वो पर्सन फोकस होता, टीचर फोकस होता। टीचर को कहते हैं आप किसी को रिपोर्ट ही ना करो, आपको जो समझ में आ रहा है आप उसी तरह से करो। जैसे पर्सन कल्चर में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल। जो डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल में, उन्होंने किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता, वो बाकी सपोर्ट स्टाफ से वो हेल्प ले रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प ले रहे होते हैं, और बाकी जो स्टाफ होता है वो उन डॉक्टर्स को सपोर्ट कर रहा होता है। तो डॉक्टर्स किसी को हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको पता होता है कैसे काम करना होता है। तो ऑब्वियसली पर्सन यहाँ भी कल्चर नहीं है, रोल कल्चर भी नहीं है, क्योंकि जैसे सारा ने कहा कि रोल कल्चर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कि अगर फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में टीचर्स जो है वो हमेशा प्रोग्राम मैनेजर को ही रिपोर्ट कर रहे होते तो वो रोल कल्चर होता। ठीक है, अगर डीन यूनिवर्सिटी के डीन को रिपोर्ट कर रहे होते वो पावर कल्चर होता। किसी को रिपोर्ट ना कर रहे होते तो वो पर्सन्स कल्चर होता। टास्क कल्चर का बेसिकली क्या मतलब है यहाँ पे, कि बेस ऑन देयर टास्क डिपेंडिंग ऑन विच कोर्स दे टीच, सो बेस्ड ऑन देयर टास्क दे हैव टू डिसाइड कि उनको प्रोग्राम मैनेजर को रिपोर्ट करना है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को रिपोर्ट करना है। सो इट्स मोर ऑफ अ टास्क बेस। क्लियर विद दिस? ओके।